हिंदी साहित्य की कहानियों के संग्रह से आज सुनिए देश की ख्याति प्राप्त एवं सशक्त कथाकार उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी प्रतिरोध। तो शुरू करें कहानी प्रतिरोध। साहिबा बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इतना गहरा शॉक लगा है उन्हें। सच? क्या सटीक असर पड़ा, खुदा कसम मज़ा आ गया। 2-4 चिट्ठियाँ और डाल दो, साले सब ठिकाने लग जाएंगे। जो होगा सो देखा जाएगा, पर याद रखेंगे उम्र भर। एक तो रेड लेबल लग ही गया है। क्या हाल चाल हैं उनके? बहुत अकड़ दिखा रहा था। खलवाट तो है, चिल्लाते ऐसे थे गोया आलमगीर औरंगजेब चिल्ला रहा हो, और अगर कोई लड़की कुछ पूछती तो भाग कर जा पहुँचते। आवाज़ में ऐसा रस घोलते कि बैठो यार, 2-4 चिट्ठियाँ और लिख दो। लाओ कलम। जो काम तलवार से नहीं किया जा सकता वो कलम से हो जाता है। साल बर्बाद हो गया इनकी वजह से। कल के पेपर की कैसी तैयारी है? पढ़ा किसने? किताबें तक तो खरीदी नहीं। हाँ तो बोलो, क्या लिखें? क्या पहली बार लिख रहे हो? वही लिखो जो पहले लिखा था। ऐसे शब्द लिखो कि नानी तो क्या, पर नानी तक याद आ जाएं और बिस्तर गीला कर दें। एक खुला जोर का ठहाका लगा। आसपास बैठे लोगों ने चौंक कर देखा। फिर लड़के हैं सोचकर मुंह फेर लिया। यार पिक्चर चलो ना, जाल लगी है। पेपर का क्या होगा? वैसे भी फेल होना है, फिर चिंता क्यों करें? धूप के तिनके तोड़ मरोड़ कर फेंक रहे हैं वे। अंधेरा होने लगा है। रोशनी का अंबार धरती पर फैल चुका है, पर वे जमे बैठे हैं। बहुत बड़े और गंभीर मुद्दे पर सलाह मशवरा कर रहे हों जैसे। वे 5 हैं। दीपक लंबा गोरा, हिटलर कट मूछें, पैनी आँखें। एमए की परीक्षा दे रहा है। बीए तक एक जाने माने कॉलेज में एडमिशन लिए रहता है, मगर बाद में सेंटर उसी कॉलेज में करवा लेता जहाँ नकल करने की मोहलत और सुविधा होती। दूसरा बादल झा, मध्यम कद काठी का सांवला युवक, मोटे लटके हुए होंठ, हंसता तो शराबी की तरह लगता। एमए फाइनल की परीक्षा दे रहा है। तीसरा नीरज, बीए फाइनल की परीक्षा में तीसरी बार बैठ रहा है। उद्योगपति बाप का लाडला और बिगड़ैल बेटा। चौथा सुनील, बीकॉम फाइनल की परीक्षा दे रहा है। और 5वां आशीष, एलएलबी सेकेंड ईयर का छात्र। हाँ तो लिखो यंग मैन। अल्लाह कसम, आप तो लड़कियों की तरह नखरे दिखाते हैं। एक वो है ना शहजादी निरुपमा, ऐसे नक्शेबाजी दिखाती हैं गोया मिस इंडिया हूँ। या लड़कियों की बातें छोड़ो, तुम्हें बस वही एक टॉपिक मिलता है। बोलो, लिखो मेरे अजीज़, लिखो, अब आगे लिखो। लगता है आपको वफादारी का सबक सिखाना पड़ेगा। शायद भूल गए हैं कि आप किस महाविद्यालय में हैं, किस शहर में हैं। श्रीमान, अगर आपको सपरिवार सही सलामत रहना है तो हमारे रास्ते में आना छोड़ दें, अन्यथा आपका भी वही हाल होगा जो हमारे सम्मानीय गुरु वर्मा साहब का हुआ। इंशाअल्लाह अब वे ठीक होंगे। और कामनी शर्मा तो एडमिट हैं ही। आपकी जानकारी के लिए हिट लिस्ट संलग्न है। हिट लिस्ट में और नाम जोड़ना है, होश फाख्ता हो जाएंगे। हाँ, कितने नाम हो गए? 8। ठीक है, इसकी 5 प्रतियाँ कर लो या फ़ोटो स्टैट करवा लो। फॉर्म भरवाने चले थे उल्लू के पट्टे, अब पता चलेगा। कुरैशी पर तो ऐसा गुस्सा आ रहा था कि साले को ताला में डुबकियाँ लगवा दें। गालियाँ मत बको यार, कुछ तो सभ्य बनो। क्यों ना घर पर पत्थर फेंक दिए जाएं? अरे यार, पत्थरों से क्या होगा? उसकी लड़की पढ़ती है हायर सेकेंडरी में, चेहरा तो चांद जैसा है, बाकी टुनटुन। कहो तो मुलाकात कर ली जाए। वे चुहलबाजी कर रहे थे और ठहाके लगा रहे थे। इनका नेता था सुनील। 2 विषय में एमए कर चुका था। अपने महाविद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष भी रह चुका था। वो फॉर्म तब भरता था जब पेपर शुरू होते। परीक्षा के वक्त डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवा लेता और स्वयं बैठकर बोलता, दूसरा लिखता था। प्रिंसिपल को दबाव में आकर सारी बातें माननी पड़ती। एक अलग कमरे में बैठकर आतंक फैलाकर ये काम होता था। मगर इस बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण इन सब की दाल न गल सकी थी। कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और विश्वविद्यालय फ्लाइंग स्क्वाड ने नकल विरोधी अभियान इतना कड़ा कर दिया था कि नकलची और न पढ़ने वाले छात्रों को कहीं कोई अवसर ही नहीं मिल पा रहा था।
और ये सब छत्ते से टूटी मधुमक्खियों की तरह हर किसी को डंक मारने के लिए कुलबुला रहे थे, खींच रहे थे, इन्विजिलेटर्स को धमकी भरे पत्र लिख रहे थे, हिट लिस्ट बना रहे थे और किसी न किसी रूप में आतंक को प्रचारित कर रहे थे। दहशत फैलाने के लिए वर्मा साहब को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हालांकि इसके विरोध में सभी शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर अपना रोष तथा विरोध जाहिर किया था। उसकी हालत कैसी है? बातचीत फिर शुरू हो गई। क्या पता, बहुत अदाएं दिखा रही थी। ये देश राजकुमारियों और शहजादियों का रहा है, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। हर कोई अपने को क्वीन समझती है खूबसूरत। किस कर लेता? याद नहीं रही। पता तो करो यार, वरना एक खूबसूरत गुलदस्ता भेंट कराओ इसी बहाने। एक पत्र उन्हें भी डालना है। अकेली रहती हैं क्या? हाँ, तब तो और अच्छा है। चलो कॉफ़ी हाउस चलें। नहीं, पिक्चर चलते हैं। बोटिंग करना है क्या? पेपर का क्या होगा यार। बातें करते हंसते झूमते वे पार्क से बाहर निकल आए। चिट्ठियाँ पोस्ट करके कॉफ़ी हाउस की तरफ चल दिए। कामिनी शर्मा कल शाम को ही हॉस्पिटल से लौटी थी। 1 हफ्ते तक भर्ती रहीं। हिट लिस्ट में अपना नाम देखकर बेहोश हो गई थी। गहरा सदमा लगा था। उनके घर आने की खबर पाकर तिवारी जी उन्हें देखने पहुंच गए। आप छुट्टी ले लीजिए। और कितनी छुट्टियां लूं? घर वालों को बुलवा दूं? खबर मिल गई होगी, क्या फ़ायदा? जो कुछ हो रहा है उसका सामना तो मुझे ही करना होगा। आप अकेली कैसे रहेंगी मिसेस शर्मा? बनी रहूँगी। हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। सोचकर घबराहट होने लगती है। क्लास में इनके चेहरे देखता हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है। हम अब सर्वश्रेष्ठ रूप में पढ़ाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, पर सुनता कौन है? बैठे बैठे सिगरेट पीते रहते हैं, पान चबाते रहते हैं। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी हो तो सिर नीचा करके निकल जाइए। सर, है सच। 2 माह पूर्व ट्रांसफ़र हुआ था कामिनी शर्मा का इस कॉलेज में। पहले वो गर्ल्स कॉलेज में थी। उस कॉलेज की लोकप्रिय, सम्मानित और इंटेलिजेंट टीचर मानी जाती थी। सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा अन्य गतिविधियों का वही संचालन करती थीं। छात्राएं तथा स्टाफ के सदस्य उनकी तारीफ करते न थकते थे। छात्राएं तो उनकी हर बात की कायल थीं। उनका पढ़ाना, बात करने का ढंग, स्वभाव, उनकी विद्वता और मेहनत सभी कुछ प्रशंसा तथा चर्चा के विषय बने रहते थे। छात्राओं के अभिभावक उनका नाम तथा सुयश सुनकर आते। आपकी बहुत तारीफ कर रही थी बच्ची। आप इस कॉलेज में हैं तो सोचा आपके ही विषय में एमए करवा दें। आपका सहयोग और मार्गदर्शन मिल जाए तो बच्ची का भविष्य बन जाएगा। सच, वो भी कितनी मेहनत करती थीं। हर काम छोड़कर लेक्चर तैयार करती थीं, नोट्स बनाती थीं। साल में वो शायद ही कभी छुट्टी लेती हों। कम से कम 5-7 CL लैप्स हो जाती थी उनकी। घंटी बजते ही वो कक्षा में होती और घंटी बजने के बाद ही कक्षा छोड़ती थीं। लड़कियां उनके लिए स्वयं रास्ता छोड़ देती थीं। मैडम, आप ही समझा दीजिए ना। जो पेपर वो नहीं भी पढ़ाती थीं उसके लिए उनसे आग्रह किया जाता था। वाद विवाद प्रतियोगिता हो या कोई अन्य कार्यक्रम, छात्राएं उन्हें घेरे रहती थीं। जितनी अच्छी उनकी हिंदी थी उतनी ही अच्छी संस्कृत और अंग्रेजी। नाटकों में वो काम कर चुकी थीं। आकाशवाणी से उनकी कहानियाँ प्रसारित होती थीं। संगीत में उनकी गहरी रुचि थी। गाती वो थीं, हर विषय पर बात करती थीं वो, मगर ज़्यादातर व्यस्त तथा शांत ही रहती थीं। उनके साथ की टीचर्स कहती, लड़कियां बहुत तंग करती हैं, गुस्सा तो ऐसा आता है कि 2 थप्पड़ मार दो। सच, बहुत बदतमीज़ हैं। हंसेंगी तो मुंह बंद करके। अच्छा, क्या आपकी लड़कियां ऐसा करती हैं? नहीं, कोई लड़की लेक्चर के दरमियान हंसी हो, बात करती हो, मैंने आज तक नहीं देखा। वो सुनती और मज़े लेती रहती। उनकी विभागाध्यक्ष उनका चेहरा देखती रह जाती। वे उनकी सफलताओं से विकल हो उठती। अपने प्रभाव उन्हें कम होता दिखने लगा था और इसी झुंझलाहट तथा आत्महीनता में आकर वे चाहे जब जिसके सामने मामूली सी बात पर उनकी बेइज्जती कर देती। किसी न किसी संदर्भ में लड़कियों से पूछ ही लेती, सेकंड पेपर का कोर्स हो गया? कैसा पढ़ाती हैं मैडम? जी, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। स्वभाव तो बहुत ही अच्छा है। अगले सत्र में उन्हें फाइनल का कोई पेपर ही नहीं दिया गया और अचानक ही उनका ट्रांसफ़र हो गया था। इस नए कॉलेज में आकर वो बेसाख्ता इतनी बेचैन और परेशान हो गई थी कि कुछ सूझता ही न था। एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी। 2-4 दिन पढ़ाया होगा उन्होंने कि प्रिपरेशन लीव हो गई थी, मगर
इन कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया था कि यहाँ वो तनाव में ही रहेंगी, क्योंकि लड़के ऐसी ऐसी बातें हरकतें करते, ऐसे मजाक बनाते कि बुरी तरह छटपटा उठती, उन्हें रोना आ जाता। हालांकि ये सब इनके साथ उतना नहीं होता था जितना दूसरी नई टीचर्स के साथ। क्या हो गया इस देश का? कहाँ है सभ्यता, संस्कृति, आदर्श तथा मूल्य? जब शिक्षण संस्थानों का ये हाल है तो दूसरे जगह की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। जो जितनी मेहनत करता है, चिंतन मनन करता है, गंभीरता से पढ़ता है, उसे उतनी ही मार खानी पड़ती है, उतनी ही तकलीफ भोगनी पड़ती है। इस पतन का कहीं कोई सीमा नज़र नहीं आती उन्हें। क्यों नहीं समझता कोई किसी को? क्यों बढ़ता जा रहा है ये सब? होशियार लड़के पिस रहे हैं, विद्वान लोग पीसे जा रहे हैं। ये सब कैसा मजाक हो रहा है परस्पर? परीक्षा का पहला दिन था। छात्र जोर जोर से चिल्लाकर बातें कर रहे थे। वो कॉपी लेकर खड़ी थी। आप लोग बात मत करिए प्लीज़, बैठ जाइए। बात ना करें तो क्या करें? कोई एक बोला। उनका चेहरा झुक गया। ऐसा जवाब पहली बार सुन रही थी वो। कॉपी तभी दी जाएगी जब आप चुप हो जाएंगे। कैसे नहीं देंगी? कहकर एक लड़का उठा और कॉपी छीन ली। वो अब तक अकेली ही थीं। साथ वाले वीक्षक डॉक्टर बंसल अब तक आए नहीं थे। उनका चेहरा तमतमा उठा। हे भगवान! कॉपी? मैडम पेन भूल आए हैं, उनसे ले लें? ए मियाँ, जरा अपना वो वाला पेन देना जो तुम्हारी उनने भेजा था। कहकर वो हंस दिया। मैडम कॉपी? क्या नाश्ता करके नहीं आई? शट अप! एक शब्द भी बोले तो कॉपी ले लूँगी। ओह! एक ठहाका लगा जोर से। कॉपी तथा पेपर बांटने के बीच जो समय रहता है उसमें भी लड़के बराबर बातें करते रहे। एक लड़के ने अपने मित्र को पान दिया, एक ने चॉकलेट निकाल कर खाया, एक लड़का पीछे वाले को पॉइंट्स गिना रहा था, एक उनकी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था। तभी घंटी बजी। पेपर बटा। क्यों सलीम, कुछ आया? बात मत करिए। क्यों ना करें? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो करेंगे। हमारा विषय उर्दू है, उसका इतिहास नकल तो कर नहीं रहे। अरे यार, एक भी नहीं फंसा। उसने उंगलियां चटकाईं। कई बार पेपर पढ़ा, इधर उधर देखा। उसकी तरफ से ऐसे देख रहा था कि वो सहम सहम जाती। सर, कितने बदतमीज़ लड़के हैं। देखती जाइए, ये तो पहला दिन है। तो क्या इससे बदतर स्थितियाँ होंगी? सब पता चल जाएगा। राउंड में लगाता रहूँगा, आप वहीं खड़ी रहिए। लगभग 1 घंटा होने वाला था। 1 डेढ़ मिनट की देरी थी। तभी एक लड़का चिल्लाया, उस कुंभकर्ण की नींद खुली या नहीं? घंटी क्यों नहीं बजी? आपको लिखने से मतलब या घंटी से? आप क्यों तरफदारी कर रहे हैं? चुप रहिए। आप चिल्लाकर हमारे कान मत फाड़ो। ए मैडम, इधर आइए। क्या बात है? डॉक्टर बंसल आप पहुँचे। ये प्रश्न समझा दीजिए। जैसा आपकी समझ में आए वैसा करिए। मैडम, हमारा रोल नंबर कार्ड उड़ गया है, उठा दीजिए। ऐसे कह रहा है जैसे हम इनके नौकर हों। मैडम पानी, दूसरा बोला। पानी आ गया। अब लड़के ने एक घूंट पानी पिया और पान घुला पीला थूक पिच से दीवार पर थूक दिया। क्यों, कहाँ से लाया पानी? मटके क्या सबके घरों में रखाया है? अभी अभी भरा है पानी। जा ठंडा पानी लेकर आ। उसने मुंह फेर लिया। ऐसे ही लड़के जब 5, 10, 20, 100, 1000 या एक विशाल भीड़ के रूप में इकट्ठे होंगे तभी तो लगती है आग, तभी फूटते हैं बम, तभी होती हैं हत्याएं। एक अकेला जब इतना तेज, इतना बेहया और बेहिचक हो सकता है तो ऐसे ही अनेक मिलकर कितने विनाशक, नियंत्रणहीन तथा अनाचारी बन जाते होंगे। देखे तो हैं धू धू करते गांव, झोपड़ी, दुकानें, मकान। देखी तो हैं लाशें, घायलों तथा अनाथों के दुख। वो चाहती थी, बल्कि उसका अपना आदर्श था कि अध्ययन के माध्यम से अपने विद्यार्थियों पर ज्ञान की बारिश कर दें। वे समझें, अपनी उलझनें, समस्याएं उसके सामने रखें। वे अच्छा बोलें, अच्छा लिखें, अपने जीवन का आदर्श बनाकर चलें। पर शुरू शुरू में उसने देखा था कि वो सब हर एक के पल्ले नहीं पड़ने वाला। तब उसे उसी स्तर पर आकर पढ़ाने के लिए बाध्य होना पड़ा था। पहले उसने सोचा डांटा जाए, तेज तर्रार छवि बनाई जाए, परंतु उसने सुना था कि डांटने वाली टीचर्स कई उपनामों से लड़कियों के बीच मजाक का विषय बन जाती हैं। तब उसने समझाने का, उनके साथ जुड़कर चलने का रास्ता अख्तियार किया था। हल्का फुल्का हंसी मजाक, आत्मीयता से भरा व्यवहार, मधुर वाणी और निकट आने के लिए कटिबद्ध हो गई थी वो।
छात्राओं की व्यक्तिगत रुचियों की तारीफ ने उसको प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया था और कुछ ही समय में उसने देखा था कि वो अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो रही है। तभी हो सका था वो चमत्कार। सबको चौंका देने वाली स्थितियां बनी थीं। लेटे लेटे उसे कई चेहरे याद आने लगे। कैसे रो पड़ी थी बबीता। सौतेली माँ के दुर्व्यवहार से तंग और दुखी बबीता के पास कोई किताब न रहती थी। एक वक्त खाना मिलता था उसे। ऐसे में ही उसका एक्सीडेंट हो गया था। सिर में चोट लगने की वजह से चाहे जब दर्द होता था तब उन्होंने इलाज करवाया था उसका। वंदना कितनी नर्वस हो जाती थी पढ़ाई को लेकर, तब वही समझाया करती थी। नीना शरारती लड़की, मगर जब विश्वविद्यालय में प्रथम आई थी तो उसने उसके पांव छू लिए थे। मैडम, आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद का फल है ये। बाहर उनके ये हाल थे तो घर में सब उन पर नाराज होते थे। क्यों करती हो इतनी मेहनत? क्यों ना करें? कुछ भी करो, पढ़ेंगी तो वह गैस पेपर से ही। हमारा काम है पढ़ाना। इस तरह आंखें फोड़कर पढ़ाना, अपनी तकलीफ़ें भूलकर। ये तो बेवकूफ़ है। कभी 1 मिनट की देर हो जाती तो हंगामा मचा देती है। जैसे सब पढ़ाते हैं वैसे ही तुम पढ़ाया करो। वो उन सब की बातों को हंसी में उड़ा दिया करती थी, क्योंकि ना तो वो फालतू बातें करती थी, ना वक्त जाया करती थी, और ना ही उनकी क्लास कभी खाली रहती थी। हाँ, दूसरों को अलबत्ता देखती थी। वो मिसेस के 12 महीना डार्क कलर की जरी वाली साड़ियाँ पहने, गुच्छा लटकाए, ढेर से जेवर लादे आती थी। कॉलेज के काम के बहाने कागज़ लेकर जाती थीं। कागज़ तो कागज़, आलपिन तक ले जाती थी। कितना जलती थी उनसे। जब भी उनका प्रोग्राम बहुत सफल होता था तभी वे बात करना छोड़ देती थीं। कितना विरोध करती थीं, कितनी तरह के आरोप लगाती थीं, क्योंकि इस तरह के मामलों में उसका स्वभाव बुद्ध की तरह हो जाता था। वैसे भी बुद्ध और विवेकानंद उसके आदर्श हैं। उनसे बढ़कर एक और थी, मिस एस। काली दुबली हड्डियों का ढांचा, ब्लाउज़ के पार देह का रंग साफ दिखता था। क्या पढ़ाती होंगी, पर वो पढ़ाती थीं, क्योंकि वो मंत्री वधू थीं। एक और चेहरा याद आ रहा है उसे, मिसेस रति का। ओह, क्या कार्टून थी। तंग खुले गले के ब्लाउज़, शिफॉन की पतली साड़ियाँ, कसकर बांधा पल्लू, चेहरे के दाग पर बेहुदा मेकअप। चप्पल चटकाती, जोर जोर से बोलती। जब स्टाफ रूम में आती थीं तो उन्हें उबकाई आने लगती थी। जिसे स्वयं उठने बैठने, बात करने, पहनने का सलीका ना आता हो, वो दूसरों को क्या सिखाएगी, पढ़ाएगी। और वो मिसेस एन मिस कॉलेज रह चुकी थीं। काले घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आकर्षणहीन आँखें, सीख सा पतला बदन। लोग उनका पहनावा देखकर मजाक बनाते। वो कपड़े पहनती ही कहाँ हैं। क्या देगी भावी पीढ़ी को ये पढ़ाई। संस्कार, ज्ञान और विकास के नाम पर एक शिक्षक की छवि के रूप में क्या धारणा बनाई जाती होगी। देख देख कर, सोच सोच कर परेशान हो जाती वो। सच, क्या होगा इस तरह। वैसे भी क्या कम पतित हो रहे हैं हम। नशीले पदार्थों का सेवन, टूटते बिखरते चिंतन के स्रोत, दिशाहीनता का एक अंतहीन रास्ता, पलायनवादी प्रवृत्तियाँ, कहाँ ले जाएगा इनको। किस चीज़ की अहमियत है। सब उजड़ रहा है, बिखर रहा है, सब खंड खंड हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम, कौन से रास्ते हैं हमारे। बार बार वो सोचती, विकल्प खोजती, पेपर पत्रिकाओं में तमाम सवालों को लेकर लिखती रहती, मगर चारों तरफ उसे घना भयावह अंधकार ही नजर आता था, जिसे चीरना उन्हें असंभव, यंत्रणाप्रद लगता। फिर भी वो सोचना विचारना नहीं छोड़ती, किसी से नफरत नहीं करती, तलाशती रहती रास्ते और उन पर छपे निशानों को। उसका ध्यान तब भंग हुआ जब कॉलेज का चपरासी आया। मैडम, आपकी चिट्ठी, मैं घर जा रहा था, सोचा देता चलूं। अच्छा, अब कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कोई काम तो नहीं है मैडम? नहीं। अच्छा जी, नमस्ते। चपरासी के जाते उसने चिट्ठी खोली। पढ़कर चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कांपने लगा। वही भाषा, वही शब्द जो पहली चिट्ठी में थे। वो उठकर खड़ी हो गई, दरवाजे को ठीक से बंद किया, खिड़कियां बंद की। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा। पानी पिया और फिर टिक कर बैठ गई वो। मामूली और जायज़ बातों के विरोध का ये तरीका, ये सजा, ऐसा आतंक, ऐसा बदला, कैसा तंत्र है ये। वे छोड़ेंगे नहीं। मार दिया या कुछ कर दिया तो उठा ले गए, कुछ भी कर सकते हैं वे। हे भगवान, ये गुरु और शिष्य का कैसा नाता है। कल ही शाम को लौटी है वो। हिट लिस्ट में नाम देखकर उसे गहरा सदमा लगा था। सदमे से उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था।
क्या मैं नकल न पकड़ती? क्या मुझे उन चारों से फॉर्म नहीं भरवाना चाहिए था? विरोध नहीं करना चाहिए था? मगर क्यों नहीं? क्या नौकरी छोड़ दूँ? ट्रांसफ़र तो हो ही नहीं सकता। इसकी फ़ोटोस्टेट कॉपी अखबार में शिक्षा मंत्री के पास भेज दूँ? बहुत देर तक सोचती रही वो। कब शाम हो गई, कब रात हुई, कब 11 12, फिर 1 2 3 और 4 बज गए, पता ही नहीं चला। मामूली सी आवाज़ पर उसका दिल धड़क उठता। सुबह पति तथा दोनों बच्चे आ गए। आप क्यों आए? वापस चले जाइए। क्यों? ये दूसरा पत्र कल आया है। तुमको इन परेशानियों में फंसने की क्या ज़रूरत है? सामने जो हो रहा है उसे कैसे अनदेखा किया जा सकता है? छुट्टी ले लो। छुट्टी? एप्लीकेशन लिख दो, मैं दे आता हूँ। क्या छुट्टी लेकर घर बैठ जाने से समस्या का हल हो जाएगा? क्या तुम्हारे मरने से समस्या खत्म हो जाएगी? वो सोचती रही। यही होता है उसके साथ। कोई भी बात हो उसे लेकर पहले वो घबरा जाती है, फिर बदस्तूर सोचती रहेगी और हल ढूंढ लेगी। कहीं कुछ कर दिया तो? मगर इस भय और कायरता से इस तरह भागना ठीक रहेगा? कब से कब तक रही हॉस्पिटल में? टेलीग्राम करवा दिया होता। पति शिकायत करने लगे। तभी राय सर आ गए, घबराए, उद्विग्न, परेशान। कैसी तबीयत है मैडम? आज फिर मेरे पास पत्र आया है। मेरे पास कल आया था। अच्छा, आप देख रही हैं वर्मा जी की हालत? कैसे हैं अब वे? खास फायदा तो नहीं है, पर ठीक है। बहुत खतरनाक हालात बनते जा रहे हैं, आतंकपूर्ण। अपन कुछ नहीं कर सकते। आपने क्या सोचा सर? बच्चों को तो मैंने घर भेज दिया है। सोच रहा हूँ छुट्टी ले लूँ, पर इसी तरह छुट्टी लेते रहे तो खाएंगे क्या? सच है, और फिर ये उनकी जीत होगी। ये बात छोड़िए कि हारता कौन है, जीतता कौन है। नहीं सर, हमको दृढ़ होना होगा। भागने से या स्वयं को अलग कर लेने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। सुधार तो हमें ही लाना होगा। आप जो सोचती हैं वो संभव है? क्या करें सर, बड़ी तकलीफ़ होती है देखकर। मन उद्वेलित हो जाता है। कोशिश जारी रखनी चाहिए। मैं डरना नहीं चाहती हूँ, पीछे नहीं हटूंगी। देखते हैं क्या करेंगे वे, कैसे मारते हैं, किस किस को मारते हैं। मैं तो यहाँ तक सोच रही हूँ कि उन सबसे बात कर ली जाए। इतना साहस दिखाना ठीक नहीं होगा। कामनी, जिद मत करो, पति ने कहा। संघर्ष करने की क्षमता, साहस और आत्मशक्ति मुझ में है। मैं ही अगर इतनी कमज़ोर हो जाऊंगी तो अपने विद्यार्थियों को क्या दूंगी? पति नाराज़गी में उठकर चले गए। हर बात को लेकर लड़ने को तैयार हो जाती है वो। कितनी बहस करती है। कहती हैं मैं अपने सिद्धांतों की हत्या नहीं कर सकती। मैं हर उस बात का, हर अन्याय का विरोध करती रहूँगी जो मुझे घटित होता दिखता है। राय सर गमगीन होकर चले गए। वो पति के पास जाकर खड़ी हो गई। अनु, क्या तुम मुझे कमज़ोर देखना चाहते हो? सवाल कमज़ोर या सबल होने का नहीं है कामिनी। सवाल जिंदगी की सुरक्षा का है, तुम्हारी इज्जत का है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से डरे, इससे बड़ी बुज़दिली और क्या हो सकती है अनु? सोचो, तुम ही तो चाहते थे कि मैं हर काम नए तथा प्रभावशाली ढंग से करूं, जो मेरे सामने आए। एक टीचर के रूप में लोग मुझे हमेशा याद रखें। मगर कामनी, पति विचलित हो उठे। पलंग पर पत्र पड़ा था। अच्छा, तो तुम मुझे मारना चाहते हो? मारो, देखते हैं। पत्र को उठाकर उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए और एप्लीकेशन भी फाड़ कर फेंक दी। कल सुबह मैं ड्यूटी करूंगी, नकल भी पकड़ूंगी, फॉर्म भी भरवाऊंगी। जो गलत हो रहा है उसे रोकूंगी ही। सोचकर वो बैग में आवश्यक सामान रखने लगी। अगर मौसम लगातार खराब चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि फूल खिलना बंद कर देंगे। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी प्रतिरोध। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।